नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आज का प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। भारत में एक मरुस्थल पाया जाता है पश्चिम में, भारत में पश्चिम में, जिसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक है, उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये विश्व का एक ऐसा और विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये मरुस्थल है, मानव जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ओके। दूसरा प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? देखिए, साइलेंट वैली को शांत घाटी भी कहा जाता है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है और ये अगर हम देखा जाए तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों में ही केरल में स्थित है। अगला है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह जो होता है उसके जो परिक्रमा करता है वो 24 घंटे की अवधि होती है उसकी। 24 घंटे में वो अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, अच्छा प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सोच के बताइए कि क्या सही होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि केरल से उठता है, जिससे ही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन उस मानसून में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है जो उत्तर पूर्व से लौटता है। तो ऐसा क्यों होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में सूखा रहता है? उसका प्रमुख कारण है क्योंकि यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित रहने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। अगला है, समुद्र में बहिर्वृष्टि भूमि क्या कहलाती है? समुद्र में बहिर्वृष्टि भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। प्रायद्वीप की कॉमन डिफिनीशन क्या होती है कि ऐसा द्वीप समूह जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे इंडिया, भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। ओके। अगला है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये चारों देखिए चारों जो है वो उत्तर पूरब के ही क्षेत्र हैं और ख़ासकर इसमें 3 तो मेघालय के क्षेत्र हैं। और मेघालय में आपको पता है कि 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं, एक है मासिनराम और दूसरा है चेरापूंजी। तो इसमें जो मासिनराम और चेरापूंजी है, ये मेघालय की जो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उसमें खासी पहाड़ियों पर ये दोनों स्थान स्थित हैं और इसी में सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? यानी वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एक स्थान पर आता है? तो ये है मेघालय। मेघालय का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एक समान स्थान है। अगला है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सबो झील कहते हैं, जिसको गोखुर झील कहा जाता है। गाय के खुर की तरह जो झील होती है, और गोखुर झील का उदाहरण है जम्मू कश्मीर की डल झील। ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। और ये विच्छेदक मतलब जब नदी एक दूसरे को काट देती है तो वो एक ऐसे गाय के खुर की तरह बन जाती है, इसी को कहते हैं ऑक्सबो झील। अगला है, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग यानी जो यार्ड होते हैं, जो जहाज होते हैं, इनको तोड़ने में आपको पता है अलंग इसमें बहुत ही फेमस है। और अलंग कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यानी गुजरात राज्य पोतभंजक उद्योग में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अगला है, बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुआ पत्थर जो कि अवसादी चट्टान में आता है, अगर इसका रूपांतरण होता है, ये रूपांतरित चट्टान के रूप में क्वार्ट्ज में रूपांतरित होता है। ऑप्शन सी सही होगा, क्वार्ट्ज में। अगला है, निम्न नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? हुआंगपू नदी ये चाइना की एक नदी है और ये मुख्य रूप से संघाई में बहती है। संघाई में बहती है। ऑप्शन सी सही होगा।
देखिए दोस्तों, लॉकडाउन इस समय चल रहा है। लॉकडाउन में इस समय निश्चित रूप से सभी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जो लोग कोचिंग कर रहे थे वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग और भी पढ़ रहे थे, बाहर पढ़ रहे थे, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो ये एक गोल्डन पीरियड भी है। अगर आप लोग इसमें जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपको पूरा सिलेबस कवर करने का। और उसी क्रम में हमारे इस चैनल पर डेली आपसे मैं कहता हूँ कि जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेस्ट पीडीएफ नोट्स, ऐसी पीडीएफ नोट्स जो आपका पहली बार में ही सिलेक्शन करवा सकती है, और उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कवर किए हुए, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, या बीईओ का हो, या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम का हो, पूरा सिलेबस कवर किए हुए आपको पीडीएफ नोट्स टोटल 13 पीडीएफ हमारे इस चैनल पर मिल रही है। अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए और वहाँ पर सैम्पल नोट्स लिख कर भेजिए। आपको सैम्पल नोट्स दिखाया जाएगा, और अगर आपको नोट्स अच्छी लगती है तो न्यूनतम शुल्क पर, बहुत ही कम शुल्क है, उसको देकर आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी ये फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन डी सही होगा, फिनलैंड। अगला है, दक्षिणी आल्प्स की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? देखिए, वैसे तो जो आल्प्स पर्वत है ये यूरोप में स्थित है और मुख्य रूप से स्विट्ज़रलैंड वगैरह में स्थित है। लेकिन जो दक्षिणी आल्प्स है, जो आल्प्स का दक्षिणी विस्तार है, वो न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, न्यूजीलैंड। अगला है, सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में नहीं फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। उत्तरी अफ्रीका में लगभग जितने भी देश हैं उन सब में इसका विस्तार है। सहारा मरुस्थल का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन ये जो मरुस्थल है वो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या कांगो गणराज्य में नहीं फैला है, जबकि अल्जीरिया, चाड, माली, इसके अलावा मिस्र, लीबिया, यहाँ सब इसका विस्तार पाया जाता है। अगला है, फेयरवेल कप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, और ये है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु फेयरवेल केप कहलाता है। अगला है, चिंदबिन बेसिन कहाँ पर स्थित है? चिंदबिन बेसिन म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, स्थल मंडल के संदर्भ में एशिया का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? स्थल मंडल के क्षेत्र में अगर संदर्भ में देखा जाए तो एशिया का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 30% आता है। ऑप्शन बी सही होगा, 30%। अगला प्रश्न है, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर ये बादलों की दिशा और गति को मापन करने वाला यंत्र है। अगला है, ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर पवन की गति को दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निशादीप्ति नॉक्टिलुटेंट मेघों का निर्माण कहाँ होता है? निशादीप्ति मेघों का निर्माण क्षोभ सीमा में होता है। क्षोभ सीमा कैसी सीमा है? जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, और वहीं पर निशादीप्ति मेघों का निर्माण होता है। अगला है, स्थानांतरित कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, इसको ट्रांसफर्ड कृषि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले थाईलैंड में हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, किस देश में रेल लाइनों का प्रति 10 लाख जनसंख्या के संदर्भ में सघनतम जाल है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला निम्न में से कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला अबादान में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, ईरान का अबादान ये विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। अगला है, निम्न देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी कनाडा में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, टिन मिलता है, टिन कहाँ पर मिलता है? देखिए, टिन प्लेसर निक्षेप से मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। जहाँ पर प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं वहीं पर टिन की भी मात्रा पाई जाती है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ऐसे ही डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, नमस्कार।